भारत के कुख्यात डाकुओं का इतिहास रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा डाकू हुआ जिसने तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में 20 साल तक आतंक मचाया। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इतना निर्मम और खतरनाक कि उसके आगे दो दो राज्यों की सरकारें भी बेबस हो गईं। सिर्फ 10 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला ये डाकू इतना कुख्यात हुआ कि कोई उसे रॉबिन हुड कहता तो कोई उसे दानव का अवतार मानता। अपनी अपराध की दुनिया में उसने करीब 184 लोगों की हत्या की, जिनमें से आधे से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिसकर्मी थे। उसने करीब 2000 हाथियों को बेरहमी से मार डाला और अपने सभी विरोधी गिरोहों का सफाया कर दिया। हाथी के दांत की तस्करी से लेकर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग तक उसने अकूत दौलत अर्जित की और किडनैपिंग तक अपने अपराध का दायरा बढ़ा लिया। उसकी दरिंदगी के किस्से इतने खौफनाक थे कि लोग उसका नाम सुनकर थर थर कांपते। वीरप्पन की पहचान सिर्फ उसकी क्रूरता से ही नहीं, बल्कि उसके अजीबोगरीब शौकों से भी थी। वह खूंखार दिखने के लिए लंबी मूछें रखता और उसने पुलिस अधिकारियों को मारकर उनके सिर से फुटबॉल तक खेला था। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि उसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया और फिर कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागप्पा को अगवा कर दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। इन घटनाओं से पूरे भारत में हड़कंप मच गया। आखिरकार वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों को मिलकर 5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने 20 साल में 220 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी उसे जिंदा पकड़ने में कामयाबी नहीं पाई। तो आइए जानते हैं उस मोस्ट वांटेड अपराधी की कहानी जिसने पूरे देश में आतंक मचाया और जिसकी मौत पर विदेशी मीडिया ने लिखा, डेथ ऑन अ डीमन। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में एक तमिल परिवार में हुआ था। उसका परिवार चरवाहों का काम करता था, जिससे बचपन से ही उसका जंगल में आना जाना लगा रहता। सबसे ज्यादा प्रभाव उस पर उसके चाचा सालवई गोंडर का था, जो खुद एक कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर था। वीरप्पन का बचपन अपराध की दुनिया को देखते हुए बीता और यह कहा जा सकता है कि उसने अपराध विरासत में पाया। जंगलों में अपने चाचा की पहचान के कारण वह धीरे धीरे शिकारी गिरोहों से घुलने मिलने लगा। जब भी जंगल जाता तो शिकारियों को हाथियों का शिकार करते बड़े गौर से देखता। धीरे धीरे यह सब उसे आकर्षित करने लगा और उसने भी इस खेल में उतरने की ठानी। दक्षिण भारत के जंगलों में उस समय हाथियों का शिकार आम था। उनके दांतों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता था और वीरप्पन मात्र 10 साल की उम्र में इस काले धंधे में उतर गया। कुछ ही समय में उसने इतनी महारत हासिल कर ली कि उसका नाम बेहतरीन निशानेबाजों में गिना जाने लगा। हाथियों की हत्या के बाद अब उसका अगला कदम इंसानों की हत्या की तरफ बढ़ा। मात्र 17 साल की उम्र में उसने पहला कत्ल किया, एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर। शुरुआत में वीरप्पन केवल अपने चाचा के लिए काम करता था, लेकिन अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के लिए उसने खुद का गैंग बना लिया। 18 साल की उम्र में वह एक शिकारियों के गिरोह में शामिल हो गया और धीरे धीरे उसका दबदबा इतना बढ़ गया कि हर काम में वही फैसला लेने लगा। तस्करी के इस धंधे में बेशुमार पैसा था, लेकिन इसी के साथ ही वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजरों में भी आने लगा। उसने जंगल के पुराने तस्करों से भी आगे बढ़ने की ठान ली, लेकिन जब भी कोई बड़ी डील करता उसकी खबर पुलिस को लग जाती और उसे जंगल में भागना पड़ता। पुलिस को यह खबरें उसके ही प्रतिस्पर्धी गिरोह दे रहे थे, जिससे उसकी कमाई और दबदबा गिरने लगा। वीरप्पन को अपनी गिरती हुई शोहरत बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसने अपने मुखबिरी करने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अब वह फॉरेस्ट गार्ड्स को भी मारने लगा और धीरे धीरे उसके आतंक का दायरा जंगलों से गांवों तक फैलने लगा। वह पूरे जंगल पर अपना कब्जा चाहता था, इसलिए उसने बाकी तस्कर गिरोहों को खत्म करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लाशें गिरती गईं, वैसे वैसे उसका खौफ भी बढ़ता गया। तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में अब वीरप्पन ही राजा बन गया था। उसने अपनी गैंग में करीब 100 लोगों को शामिल कर लिया था, जो जंगल में अलग अलग इलाकों में निगरानी रखते और जब भी कोई हाथी पानी पीने आता वे सीधे उसके सिर में गोली मार देते। वीरप्पन ने हाथियों की तस्करी से खूब पैसा कमाया, लेकिन इस काम में उसने करीब 2000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया। सरकार के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई, इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने फॉरेस्ट गार्ड्स की गश्त बढ़ा दी।
और हाथी के दांत से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी। इस सरकारी कार्रवाई से वीरप्पन का धंधा ठप पड़ने लगा। तब उसने हाथी दांत की तस्करी छोड़कर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग शुरू कर दी। उसने अपने जीवन काल में करीब 10,000 टन चंदन की लकड़ी बेची, जिसकी कीमत उस समय अरबों रुपये थी। भारत में चंदन की लकड़ी की कटाई और बिक्री अवैध थी, लेकिन वीरप्पन इसे अपना अधिकार मानता था और बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी कर रहा था। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार उसे पकड़ने के लिए वर्षों से कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हर बार बच निकलता। कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसे पकड़ने गए, लेकिन खुद वीरप्पन के हाथों मारे गए। तब सरकार को एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत थी जो वीरप्पन को खत्म कर सके। यही वजह थी कि 1983 में कर्नाटक सरकार ने IFS ऑफिसर पी श्रीनिवास को चामराजनगर में डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर नियुक्त किया। उस समय पूरा इलाका वीरप्पन के आतंक के साये में था, लेकिन श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ने का बीड़ा उठाया। आगे क्या हुआ, कैसे वीरप्पन का अंत हुआ, ये कहानी उतनी ही दिलचस्प और खतरनाक है जितना उसका जीवन। पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए बेहद सोची समझी रणनीति बनाई। उन्होंने इस पूरे इलाके में अपना एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। 3 साल की कड़ी मेहनत और कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार 1986 में वह दिन आ ही गया जब बेंगलुरु में चल रहे सार्क सम्मेलन के दौरान पुलिस ने वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ के लिए बदीपाड़ा के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लाया गया, जहां कई दिनों तक कड़ी निगरानी में रखा गया। पूछताछ के दौरान वीरप्पन के कई ठिकानों का खुलासा हुआ, जिससे पुलिस ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में उसके छिपे हुए गुप्त ठिकानों पर छापेमारी की। चोरी की गई चंदन की लकड़ी के अनगिनत बंडल बरामद किए गए, जो लाखों रुपए के थे। ऐसा लग रहा था कि अब इस खूंखार अपराधी का अंत नजदीक है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पी श्रीनिवास किसी छापेमारी में गए हुए थे और इसी दौरान वीरप्पन को भागने का मौका मिल गया। उसने बड़ी चालाकी से पुलिस को चकमा दिया और जंगलों में गायब हो गया। उसकी यह फरारी पूरे दक्षिण भारत में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन असली खौफ तो 1987 में फैला, जब उसने चिदंबरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पी श्रीनिवास की जिद और बढ़ गई। उन्होंने इस बार वीरप्पन के गांव गोपीनाथम पर ध्यान केंद्रित किया। इस गांव में पहले भी कई बार पुलिस जांच कर चुकी थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। पुलिस अक्सर गांव वालों को पकड़कर हफ्तों तक हिरासत में रखती, टॉर्चर करती, यहां तक कि कई निर्दोषों की जान भी चली गई। पुलिस के इन बर्बर तरीकों से ग्रामीणों में आक्रोश था, लेकिन वे वीरप्पन के डर से कुछ कह नहीं सकते थे। पर पी श्रीनिवास ने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने पुलिसिया बर्बरता का सहारा लेने के बजाय गांव वालों का विश्वास जीतने की कोशिश की। उन्होंने गांव में सड़कें बनवाई, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई, एक मंदिर का निर्माण कराया और गरीबों के लिए 40 नए मकान भी बनवाए। इस काम के लिए उन्होंने न सिर्फ सरकारी फंड का इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी सैलरी से भी खर्चा उठाया। यही नहीं, उन्होंने कई ग्रामीणों को रोजगार दिलवाया, जिसमें वीरप्पन की बहन मारी भी शामिल थी। मारी को एक डिस्पेंसरी में नौकरी दिलवाई गई, जिससे उसका परिवार पुलिस की नजरों से बचा रहे और वीरप्पन के ठिकानों की जानकारी भी मिलती रहे। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा पी श्रीनिवास पर बढ़ता गया और वह एक मजबूत लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने में सफल रहे। अब वीरप्पन की हर गतिविधि की खबर पुलिस को मिलने लगी। ऐसा लगने लगा कि इस बार वह ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। वीरप्पन के कुछ आदमियों ने गांव के उन लोगों को पुलिस की जीप में घूमते हुए देख लिया। वीरप्पन को जैसे ही पता चला कि उसके कुछ इन्फॉर्मर्स पुलिस के लिए काम कर रहे थे, उसने बिना कोई दया दिखाए उन सभी को बेरहमी से मार डाला। उनकी गर्दनें काटकर पूरे गांव में घुमाई गईं, ताकि किसी और में हिम्मत न बचे पुलिस की मदद करने की। इस खौफनाक मंजर के बाद पूरे इलाके में वीरप्पन का खौफ इस कदर बैठ गया कि किसी ने दोबारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। इसी बीच अपनी दहशत कायम रखते हुए 1990 में उसने मुथु लक्ष्मी से शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद फरवरी 1990 में पुलिस को वीरप्पन की एक बड़ी चंदन तस्करी डील की जानकारी मिली। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह को चारों ओर से घेर लिया
जिससे वीरप्पन को बिना सौदा किए ही वहां से भागना पड़ा। वह अपने सारे माल को वहीं छोड़कर जंगलों में छुप गया और इस दौरान पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद कर ली। यह वीरप्पन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इस नुकसान के कारण वह पुलिस के खिलाफ और भी ज्यादा क्रूर हो गया। वीरप्पन का गुस्सा तब और भड़क उठा जब उसे अपनी बहन मारी की आत्महत्या की खबर मिली। इस मौत के लिए उसने सीधे पी श्रीनिवास को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल जब से पी श्रीनिवास ने मारी को नौकरी दिलाई थी, तब से उनके अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी थीं। वीरप्पन को लगा कि उसकी बहन को इस बदनामी की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। पहले से ही अपनी नाकामी और पुलिस के बढ़ते दबाव से परेशान वीरप्पन ने तय कर लिया कि अब वह पी श्रीनिवास से हर हाल में बदला लेगा। कुछ समय बाद उसे इसका सही मौका भी मिल गया। जुलाई 1991 में पी श्रीनिवास का एसटीएफ में कार्यकाल समाप्त हो गया और उनकी सुरक्षा को काफी हद तक हटा लिया गया। इसी का फायदा उठाकर वीरप्पन ने चाल चली। उसने अपने छोटे भाई अर्जुनन के जरिए श्रीनिवास को संदेश भिजवाया कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वह चाहता था कि श्रीनिवास अकेले उससे मिलने जंगल आए। यह पूरी तरह से एक जाल था जिसमें पी श्रीनिवास फंस गए। बिना किसी सुरक्षा के वह वीरप्पन से मिलने जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचे वीरप्पन ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। कहा जाता है कि उनकी हत्या के बाद वीरप्पन ने उनके कटे हुए सिर से फुटबॉल खेली थी। यह खबर जब सामने आई तो पूरे देश में सनसनी मच गई। वीरप्पन की वहशी दरिंदगी के किस्से चारों ओर फैल गए और लोग दहशत में आ गए। वीरप्पन के खौफ की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह 2 राज्यों की पुलिस के लिए लगातार चुनौती बना हुआ था। जब भी कर्नाटक पुलिस उस पर कार्रवाई करती, वह तमिलनाडु के जंगलों में भाग जाता और जब तमिलनाडु पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती, वह कर्नाटक की सीमा में लौट आता। इस परेशानी को खत्म करने के लिए 1992 में कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने मिलकर एक संयुक्त स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया। इस एसटीएफ की कमान जॉइंट चीफ वॉल्टर देवाराम को सौंपी गई। फरवरी 1992 में कर्नाटक एसटीएफ ने वीरप्पन के सबसे करीबी साथी गुरुनाथन को मार गिराया। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में एसआई शकील अहमद की अहम भूमिका थी, लेकिन इस हमले के बाद वीरप्पन और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। इसका बदला लेने के लिए 3 महीने बाद ही उसने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। कई पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा और उनके हथियार लूटकर जंगल में वापस चला गया। वीरप्पन अब पूरी तरह से आतंक का पर्याय बन चुका था। उसने बार बार पुलिस पर हमले किए और हर बार एसटीएफ को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन पुलिस अभी भी वीरप्पन को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। इसी बीच वीरप्पन ने एक और खतरनाक चाल चली। 14 अगस्त 1992 को वीरप्पन ने पुलिस को फंसाने के लिए आइवरी हाथी दांत की एक फर्जी डील की अफवाह फैलाई। इस झूठी खबर के झांसे में आकर एसपी हरिकृष्ण और एसआई शकील अहमद अपनी टीम के साथ जंगल में वीरप्पन को पकड़ने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही घात लगाए बैठे वीरप्पन ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एसपी हरिकृष्ण, एसआई शकील अहमद और 5 अन्य पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए। यह घटना पुलिस के लिए एक बड़ा झटका थी। वीरप्पन पर शिकंजा कसने की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही थीं और अब वह और भी दुस्साहसी होता जा रहा था। 1993 में वीरप्पन ने इस बार सीधे एक आईपीएस अधिकारी को टारगेट करने की हिम्मत दिखाई। उसने कोलाथुर गांव में पोस्टर लगाकर आईपीएस ऑफिसर के गोपाल कृष्णन को खुली चुनौती दी। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वीरप्पन के इस उकसावे में आकर गोपाल कृष्णन उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ 15 इन्फॉर्मर्स, 2 फॉरेस्ट गार्ड और 5 पुलिस वाले भी एक अलग बस में आगे चल रहे थे, लेकिन वीरप्पन इस पूरी मूवमेंट पर नजर बनाए हुए था। जैसे ही पुलिस टीम पलार ब्रिज के पास पहुंची, वीरप्पन ने पहले से बिछाई गई लैंडमाइंस को उड़ा दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरी बस तहस नहस हो गई। इस हमले में बस में सवार सभी 22 लोग मौके पर ही मारे गए। हालांकि गोपाल कृष्णन दूसरे वाहन में होने के कारण बच गए,
लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स को उन्हें बचाने के लिए 9 अलग अलग सर्जरी करनी पड़ी। इस हमले के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन की साख पर सवाल खड़े हो गए। वीरप्पन लगातार अपनी चालाकी और क्रूरता से पुलिस को मात दे रहा था। इस घटना के बाद एसटीएफ ने अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया और वीरप्पन के गांवों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। मई 1993 में पुलिस ने वीरप्पन के परिवार से पूछताछ की और उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी को अपने पति का सहयोग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन तमिलनाडु सरकार अब वीरप्पन को किसी भी हालत में खत्म करना चाहती थी। इसलिए एसटीएफ के साथ साथ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। अब वीरप्पन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी थी। जुलाई 1993 में बीएसएफ ने जंगल में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया और वीरप्पन के 19 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मगर वीरप्पन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। एक महीने बाद अगस्त 1993 में उसकी गैंग और बीएसएफ के बीच एक और खूनी मुठभेड़ हुई, जिसमें वीरप्पन के 18 आदमी मारे गए। लेकिन इस लड़ाई में बीएसएफ के 3 जवान भी शहीद हो गए। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। कभी पुलिस वीरप्पन के गुर्गों को मार गिराती तो कभी वीरप्पन अचानक पुलिस पर हमला कर उन्हें अपना निशाना बनाता। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, मगर जंगल का राजा बने वीरप्पन को पकड़ना तो दूर, उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रही थी। उसने जंगल के भीतर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था जिसे 2 राज्यों की पुलिस मिलकर भी हिला नहीं पा रही थी। अब वीरप्पन सिर्फ तस्करी और डकैती तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने प्रभाव और पैसे का इस्तेमाल कर पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए उसने चर्चित और बड़े लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया और उन्हें छोड़ने के बदले अपनी शर्तें मनवाने लगा। 13 जुलाई 1997 को वीरप्पन ने बुर्ड जंगलों से 10 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया। बदले में उसने सरकार से आधिकारिक माफी की मांग की। सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन लंबी बातचीत के बाद 7 हफ्तों में इन अफसरों को छुड़वा लिया गया। मगर वीरप्पन यही नहीं रुका। कुछ ही महीनों बाद 8 अक्टूबर 1997 को उसने 2 वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स कृपाकर और सेनानी को किडनैप कर लिया, जो जंगल में फिल्म बनाने गए थे। वीरप्पन को शक था कि वे पुलिस के लिए मुखबिरी कर रहे हैं। 10 दिनों तक उसने उन्हें बंधक बनाकर रखा, लेकिन जब भरोसा हो गया कि वे सिर्फ फिल्मकार हैं, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। बाहर आकर इन दोनों ने वीरप्पन के बारे में कई बातें बताईं। उन्होंने बताया कि वीरप्पन को जंगल की हर बात पता होती थी। वह किसी भी जानवर की आहट पहचान सकता था और खुद भी कई जानवरों की आवाजें निकाल सकता था। साथ ही वह अपनी क्रूरता का खौफ बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने अपराधों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर भेजता था। वीरप्पन सिर्फ एक डकैत नहीं था, वह एक ऐसा अपराधी था जिसे हर वक्त किसी न किसी वारदात को अंजाम देना पसंद था। चर्चा में बने रहने की उसकी चाहत ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। इसी के चलते साल 2000 में उसने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता डॉ. राजकुमार को उनके घर से किडनैप कर लिया। पूरे भारत में इस घटना से हड़कंप मच गया। कर्नाटक सरकार पर भारी दबाव आ गया, जिससे वे वीरप्पन की कुछ शर्तें मानने के लिए मजबूर हो गए। इस नेगोशिएशन में तमिल मैगजीन नखेर के एडिटर आर. गोपाल ने अहम भूमिका निभाई। वे वीरप्पन से कई बार मिले और उसकी मांगों को समझने की कोशिश की। वीरप्पन ने इस दौरान कई शर्तें रखी। उसने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के हक की मांग की, कर्नाटक में तमिल भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की बात कही, अपने कई साथियों की जेल से रिहाई चाही और यहां तक कि 1000 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। उसकी कुछ मांगें ऐसी थीं जो कभी सार्वजनिक नहीं की गईं। इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के कारण कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा को तमिलनाडु जाकर मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि से बातचीत करनी पड़ी। लंबी मशक्कत के बाद 108 दिनों के बाद आखिरकार राजकुमार को रिहा करा लिया गया। बाद में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी दिनाकर ने अपनी किताब वीरप्पन प्राइस कैच राजकुमार में दावा किया कि राजकुमार को छुड़ाने के लिए सरकार को वीरप्पन को कई करोड़ रुपए देने पड़े। हालांकि राजकुमार के परिवार ने इस दावे को खारिज कर दिया। लेकिन वीरप्पन के लिए यह सब बस एक शुरुआत थी। राजकुमार की रिहाई के 2 साल बाद 25 अगस्त 2002 को
उसने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को उनके गांव कामगरे से किडनैप कर लिया। नागप्पा 1996 से 1999 तक कर्नाटक के कृषि विपणन मंत्री रह चुके थे। उनके अपहरण से एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस में खलबली मच गई। इस बार सरकार ने कोई बातचीत नहीं करने का फैसला किया और पुलिसिया कार्रवाई के जरिए नागप्पा को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह योजना बुरी तरह विफल रही। न तो नागप्पा को बचाया जा सका और न ही वीरप्पन को पकड़ा गया। सरकार की इस रणनीति से वीरप्पन बेहद नाराज हुआ। जब उसे लगा कि कोई उसकी मांगे मानने वाला नहीं है, तो उसने नागप्पा की हत्या कर दी और उनका शव जंगल में फेंक दिया। इस घटना ने एक बार फिर पूरे दक्षिण भारत को हिलाकर रख दिया। कर्नाटक और तमिलनाडु की जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स की साख पर बट्टा लग गया। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे और सरकार पर वीरप्पन को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। नागप्पा की हत्या के बाद कर्नाटक सरकार ने वीरप्पन की गिरफ्तारी के लिए इनाम की रकम बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी। यह इनाम दाऊद इब्राहिम के बाद भारत में घोषित दूसरा सबसे बड़ा इनाम था। वीरप्पन की दहशत अब चरम पर थी। पहले वह सिर्फ जंगल में हाथी मारता था, फिर चंदन की तस्करी करने लगा और अब वह हाई प्रोफाइल लोगों को अगवा कर सरकारों को झुकाने लगा था। मगर अब जनता भी उससे तंग आ चुकी थी। लोग उसके आतंक से निजात पाना चाहते थे। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार भी अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी थी। वीरप्पन इस बार पहले की तरह कोई चूक नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार एसटीएफ पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही एसटीएफ को इस खबर की पुष्टि हुई, विजय कुमार और सेंथामराई कन्नन ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। उन्होंने वीरप्पन को जाल में फंसाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया, जिससे उसे जंगल से बाहर निकालकर एक ट्रैप में फंसाया जा सके। 18 अक्टूबर 2004 का दिन आखिरकार आ ही गया। एसटीएफ ने वीरप्पन के संभावित रूट पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। वीरप्पन अपने कुछ खास लोगों के साथ जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो सीधे मौत के जाल में जा रहा है। एसटीएफ ने उसे पकड़ने के लिए एक फर्जी एम्बुलेंस का इंतजाम किया, जिसमें उसके कुछ भरोसेमंद लोगों को पहले से बैठा दिया गया था। वीरप्पन को शक न हो, इसलिए उसके ही लोगों ने उसे भरोसा दिलाया कि यह पूरी तरह से सेफ है। जैसे ही वीरप्पन और उसके साथी एम्बुलेंस में बैठे, एसटीएफ ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। वीरप्पन को एहसास हुआ कि वह फंस चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एसटीएफ ने बिना कोई मौका दिए एम्बुलेंस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वीरप्पन ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही मिनटों में वीरप्पन और उसके साथी ढेर हो गए। तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। सालों से जिस खूंखार डकैत को पकड़ना नामुमकिन माना जा रहा था, वह अब खत्म हो चुका था। 18 अक्टूबर 2004 की रात दक्षिण भारत में अपराध के एक अध्याय का अंत हो गया। अगले दिन अखबारों और न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, वीरप्पन का खात्मा। पुलिस ने जब उसका शव लोगों को दिखाया, तो कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि जंगलों का यह आतंक अब खत्म हो चुका है। वीरप्पन की मौत के बाद उसके द्वारा खड़ा किया गया चंदन तस्करी और शिकार का साम्राज्य भी धीरे धीरे खत्म हो गया। सरकार ने उन जंगलों में सख्त निगरानी बढ़ा दी जहां कभी वीरप्पन का राज्य चलता था। उसकी कहानी भले ही खत्म हो गई, लेकिन दक्षिण भारत के जंगलों में वीरप्पन का नाम आज भी एक खौफ की तरह गूंजता है। वीरप्पन, जो सालों तक जंगलों में अपने आतंक का राज चलाता रहा, आखिरकार एक घातक जाल में फंस चुका था। 18 अक्टूबर 2004 की रात जब वह अपने 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठा, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का यह आखिरी सफर होगा। एसटीएफ पूरी तरह से तैयार थी। उनके कमांडोज ट्रक और लॉरी की आड़ में छिपे हुए थे और कुछ ने स्कूल की छत पर अपनी पोजीशन संभाल रखी थी। वीरप्पन का एम्बुलेंस ड्राइवर, जो असल में एसटीएफ का ही आदमी था, जैसे ही कोड सिग्नल देता है, ऑपरेशन कोकून अपने आखिरी चरण में पहुंच जाता है। रास्ता ब्लॉक होते ही ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है, जिससे वीरप्पन और उसके साथी संतुलन खो बैठते हैं। इससे पहले कि वे समझ पाते,
एसटीएफ के कमांडोज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वीरप्पन को अब एहसास हो चुका था कि वह फंस चुका है, लेकिन वह किसी भी हाल में पुलिस के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं था। तभी एसटीएफ की ओर से अनाउंसमेंट होती है, वीरप्पन सरेंडर कर दो। मगर यह नामुमकिन था। अगले ही पल वीरप्पन और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ के कमांडोज पहले से ही पूरी तैयारी में थे। जवाबी फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि महज 20 मिनट में ही एम्बुलेंस छलनी हो चुकी थी। 338 राउंड फायरिंग के बाद वीरप्पन और उसके साथी ढेर हो गए। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने राहत की सांस ली और लोगों में जश्न का माहौल छा गया। वीरप्पन के गांव में पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और एक लंबे समय बाद जनता को ऐसा लगा जैसे वे किसी दानव के साए से मुक्त हो गए हों। जयललिता को जब इस ऑपरेशन की सफलता की खबर दी गई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एसटीएफ के जाबांज कमांडोज को विशेष सम्मान से नवाजा गया। लेकिन वीरप्पन की कहानी सिर्फ उसके खात्मे तक सीमित नहीं थी। सालों तक वह सिर्फ अपनी चालाकी से ही नहीं बल्कि कुछ करप्ट अधिकारियों की मदद से भी बचता रहा। पुलिस विभाग में बैठे कुछ लोग उसकी हरकतों पर पर्दा डालते रहे और यही वजह थी कि उसे पकड़ने के लिए सरकारों को पूरे 220 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन अंत में पुलिस उसे कभी जिंदा पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। वीरप्पन की मौत के बाद भी उसके एनकाउंटर पर कई सवाल उठे। कुछ लोगों का मानना था कि पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया था और 3 दिनों तक टॉर्चर करने के बाद मार दिया गया। कुछ का कहना था कि वह सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अगर वीरप्पन जिंदा पकड़ा जाता तो कई बड़े राजनेता और अधिकारी बेनकाब हो सकते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह वीरप्पन के साथ ही दफन हो गया। लेकिन एक बात तो तय थी, जिस जंगल में कभी वीरप्पन का राज चलता था, वहां अब सिर्फ उसकी कहानी रह गई थी। उसकी लंबी मूंछों वाला चेहरा, हाथ में राइफल लिए उसका खौफनाक अंदाज और उसकी बेखौफ लूटमार की कहानियां भले ही खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसका नाम आज भी डर और रहस्य की एक मिसाल बना हुआ है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो रूटेक स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इतिहास की सबसे सनसनीखेज कहानियां, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।